हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशनल हब। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स का डिफरेंस और आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन बता दिया था। तो अगर आपने पहले उन वीडियोस को नहीं देखा है, पहले उसको देखिए, फिर आप यूकेरियोट्स में आना, वरना आपको अभी क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये जो यूकेरियोट्स का ट्रांसलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, यानी जो उसकी अकरेंस होती है वो कहाँ होती है, वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है। अब मैंने आपको यूकेरियोटिक राइबोसोम की सब यूनिट भी बताई होंगी कि 80S टाइप का होता है, 60S और 40S होती है, जिसमें 28 SRNA, 55 SRNA और 5.8 SRNA होती है 60S में। 40 में 18 SRNA प्लस 33 राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर ये 40S बना होता है। अब ट्रांसलेशन में आपको राइबोसोम चाहिए। राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, तो प्रोटीन बनाना है तो राइबोसोम तो मस्ट है। फिर mRNA, चार्ज tRNA, आपको tRNA के बारे में भी पता होगा। इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, एनर्जी GTP ATP की फॉर्म में, और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज चाहिए। यूकेरियोटिक mRNA क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी जो एक सेगमेंट के एक जीन ऑफ सेगमेंट को शो करता है, एक स्ट्रैंड को, मतलब वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा। तो यूकेरियोटिक mRNA मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूकेरियोटिक mRNA कैसा होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। यूकेरियोट्स में स्मॉल राइबोसोमल यूनिट होती है, कौन सी, जैसे 40S और 60S से स्मॉल होगी 40S। तो जनरल इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको ये 3 उसमें डिवाइडेड है पार्ट्स में। पहला है इनिशिएशन। देखो, मैंने आपको ये भी बताया है पिछले वीडियो में, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन होता है। कुछ कुछ चीज़ें सही हैं, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर 10 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, उनका थोड़ा सा रोल है, वरना वही सब चलेगा, वही प्रोसेस है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। सो एक्टिवेशन होगा एमिनो एसिड्स का, फिर वो ट्रांसफ़र होंगे tRNA में। अब हम इसमें फैक्टर्स पढ़ते हैं। इसमें वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया हुआ एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का, वो आपने जैसा उसमें पढ़ा होगा वैसा ही यहाँ पे आपको देखना है, और कुछ नहीं है उसमें। तो सीधा मैं स्टार्ट कर रही हूँ इनिशिएशन से। 10 इनिशिएशन फैक्टर होंगे, ये आपको याद रखने होंगे, बहुत ज़रूरी हैं। E1, EIF1, EIF1A, EIF2, EIF3, EIF4, EIF4B, EIF4E, EIF4G, EIF5, EIF5B। अब ये उसके कुछ ये इस तरीके से किसी में भी पूछ सकते हैं कि कितने आपके वो होते हैं इनिशिएशन फैक्टर, तो 10 होते हैं, ये होता है। अब मैं इसका फंक्शन बताती हूँ। फंक्शन भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एक तो आपका अगर आप कॉलेज एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब एग्ज़ामिनर के लिए अच्छी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि आपने अगर वो लिखा है इसके, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, कि आपको उसके बारे में डीप नॉलेज है। अगर आप नहीं याद कर सकते तो सिर्फ आपको इतना तो याद रखना ही है कि 10 ये फैक्टर होते हैं, और उनका छोटा सा रोल मैं बता दे रही हूँ। अगर आप सारा याद नहीं रख सकते हैं, जो जो रोल आएगा। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ EIF2 की। ये tRNA के साथ बाइंड होकर उसको 40S पर लेकर आता है। EIF2 GTP साथ एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, जब वो उसको P साइड पर लेके आता है। फिर EIF2B और EIF3 ये 40S पर बाइंड हो जाते हैं अलग अलग सब यूनिट पर। कोई EPA साइट मैंने आपको उसमें भी बताई थी, प्रोकैरियोट्स वाले में सेम वही चीज़ है। तो वो बाइंड हो जाता है कि कोई अलग मॉलिक्यूल बाइंड ना हो जाए उस साइट को, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। EIF4A removes the secondary structure of mRNA to promote binding of formylation of methionine does not take place। अच्छा, mRNA की कोई और बाइंडिंग ना हो जाए उसके लिए 40S पर उसको प्रिवेंट करेगा। दूसरा, मिथ्योनिन का फॉर्माइलेशन यहाँ नहीं होता। आपको मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन। फॉर्माइल मिथ्योनिन का मतलब होता है कि मिथ्योनिन फॉर्मेट के साथ ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम में क्या होगा, फॉर्माइलेटेड हो जाएगा और वो उस पर आकर अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर मिथ्योनिन होगा, वो स्टार्ट कोडोन की आएगा, वहाँ पे उसका फॉर्माइलेशन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर EIF4B क्या करेगा, जो स्टार्ट कोडोन होगा उसको फाइंड करेगा। अभी आपका जब ये P साइड पर आएगा, अभी टिल्ट फॉर्म में होगा, अभी AUG इनिशिएशन कोडोन नहीं होगा, अभी मैं आगे बताऊंगी।
EIF4E बाइंड करेगा 5 प्राइम कैप से, EIF4G बाइंड करेगा एडेनिन की टेल से, 5G5E इसके सब यूनिट होंगे। इसका भी अलग से अच्छा मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, इतना याद रखो अभी। EIF5 प्रमोट करेगा रिलीज ऑफ IF फ्रॉम 40S बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट। ये जब यहाँ पर 60S वगैरह आके सब यूनिट बाइंड हो जाएंगे उसकी बाइंडिंग को प्रमोट करता है और उसके बाद ये खुद रिलीज़ हो जाता है। और EIF6 क्या करेगा, डिसोसिएशन करेगा उसका, कि जो 60S है वो डिसोसिएट हो जाए 30S और 40S में, फिर बाद में फिर से एसोसिएशन हो जाता है। अब सपोज़ करो ये आपका एक mRNA का स्ट्रैंड है और ये EPA साइट होती है, ठीक है, वही है EPA साइट जो मैंने आपको प्रोकैरियोट्स में बताई थी। अब ये वाला EIF3 मॉलिक्यूल यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा कि कोई भी इस साइट पर बाइंड ना हो, कोई सब यूनिट यहाँ पर 40S सब यूनिट आकर बाइंड हो जाएगी कि अब और कोई सब यूनिट यहाँ पर आकर बाइंड ना हो। EIF5 जो होगा E वाली सब यूनिट पर चला जाएगा और EIF2 क्या करेगा, ये जो tRNA इसको GTP के साथ लेकर आएगा, मिथ्योनिन वाला जो होगा उसको यहाँ पर P साइट पर लेकर आएगा और EIF1 क्या करेगा, इस साइट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, इस टाइप से बना देगा। अब आपका क्या बनेगा कि जब 40S सब यूनिट आपकी mRNA से बाइंड हो गई, सपोज ये mRNA स्ट्रैंड और ये आपकी 40S बाइंड हो गई, तो EPA साइड पे EIF1 5E साइड पर आ गया, P साइड पर EIF2 GTP स्ट्रक्चर को लेके आया, EIF1 ने A साइड पर आके ब्लॉक कर दिया, फिर EIF3 यहाँ पर आ गई, कोई और सब यूनिट ना आ पाए, इस तरीके से उन्होंने उसको क्या कर दिया, बाइंड अप हो गया 40S। देन tRNA मीट बाइंड्स विद 40S सब यूनिट्स एंड सर्च फॉर स्टार्ट कोडोन। अभी यहाँ पर जो tRNA आया वो टिल्ट फॉर्म में आया है, ठीक है, कैसा आया, वो टिल्ट फॉर्म में आया है। उसके बाद टिल्ट फॉर्म में आया तो हमने उसे क्या कहा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोला। क्या बोला उसको, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अभी उसके पास AUG नहीं है। देन tRNA बाइंड्स टू P साइट। अब ये जो tRNA होगा ये P साइट पर आकर बाइंड हो गया, ये आपका ये लिखाता हुआ लेकर आ रहा है और ये P साइट पर आकर बाइंड हो गया। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन फैक्टर्स या इन टिल्ट फॉर्म, ये प्री इनिशिएशन फैक्टर बोल दो या 40 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोल दो, ये टिल्ट फॉर्म में यहाँ पर आके अटैच हो गया। अभी यहाँ पर कोई mRNA नहीं है, अभी ये ऐसा ही है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये इनिशिएशन की बारे में बात कर रहे हैं हम, ये mRNA का स्ट्रैंड है, ये कैपिंग या टेलिंग होगी। अब ये जो होगा ये कैपिंग और ये जो होगी आपकी टेलिंग। अब इसमें जो EIF4F वाले जो कंपोनेंट ले लो, इसमें GEB, ये G क्या करेगा, लिंक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट की लिंकिंग करेगा। E वाला कैप बाइंडिंग के साथ बाइंड हो जाएगा, कुछ इसका लूप इस टाइप से होगा, यहाँ पर बाइंड होकर इस टाइप से लूप जैसा स्ट्रक्चर ये बना लेगा। EIF4B एक्ट एज हेलिकेज, हेलिकेज की तरह काम करेगा, हेलिकल एक्टिविटी होगी, ये इस तरह से लूप बना लेगा, ठीक है, इतना कर लिया इसने। अब EIF4B एंड EIF4H फॉर्म्स द ETFUF mRNA कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट्स हेलिकेज एक्टिविटी। अब ये प्रोटीन इंटरेक्शन इस टाइप से इसने यहाँ पे ये कर इस टाइप से स्ट्रक्चर लूप बना लिया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया बिल्कुल टाइटली। अब इसमें कैपिंग टेलिंग हो रही थी, अब इसमें क्या होगा, प्रोटीन प्रोटीन एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बन गया, टाइट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसमें प्रोटीन इंटरेक्शन होगा, दिस mRNA एट इट्स 5 प्राइम एंड बाइंड विद 43 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो mRNA था यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा AUG के साथ, यहाँ पर अब mRNA आ गया इस साइड पर आकर वो अटैच हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, फिर इसमें स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग में भी क्या होता है, शिफ्टिंग स्ट्रेचिंग होती है। अब वाले जो P वाले होंगे अब वो स्ट्रेच हो जाएंगे A साइड की तरफ, E साइड की तरफ स्ट्रेचिंग करेगा। स्कैनिंग के बाद फिर ये सारे फैक्टर निकल जाएंगे, फिर 60S सब यूनिट आती है। द 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ट्रांसलोकेट्स अलॉन्ग mRNA इन ATP डिपेंडेंट प्रोसेस कॉल्ड स्कैनिंग until it encounters AUG initiation। स्कैनिंग के बाद अभी AUG कोडोन को ढूंढ रहा है, इट इज़ एसोसिएटेड बाय EIF1A EIF1। अब फॉर्मेशन ऑफ 40S कॉम्प्लेक्स, अब क्या होगा, इसके बाद जब स्कैनिंग हो गई तो एक 40S कॉम्प्लेक्स बन गया।
कि जब वो क्या बन रहा था, प्रीनिशियल कॉम्प्लेक्स स्टिल्ट फॉर्म में था, उसके पास कोई एमआरएनए की अकरेंस नहीं थी, ना कोई स्टार्ट कोडोन था, उसके बाद स्टार्ट कोडोन होना, ये लूप बना। उसके बाद जब उनका कोडोन देखा तो उसमें देखा देन आफ्टर स्कैनिंग EIF1B हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, इसके साथ जितने भी थे 2 GTP 3 5 ये सब निकल जाएंगे, और उसके बाद 68 सब यूनिट यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगी और वो रिमूव हो जाएगा। अब tRNA सीधा वहीं हो जाता है जहाँ पर वो आ जाता है, AUG कोडोन लग जाता है, यानी स्टार्ट कोडोन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद इलोंगेशन सेम वैसी है उसकी तरह, प्रोकैरियोट्स की तरह। EFTU EFTS ये थे, TS इनएक्टिव था तो EFTU GTP उसको लेकर आ रहा था tRNA को, अब वो A साइट पे लेकर आते हैं उसको प्रोकैरियोट्स में, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पे क्या होगा, EF1 ये वाला जो E है ये डिटरमाइन कर रहा है कि ये यूकैरियोट्स है। EEF1 एनालॉगस टू EFTU एंड EFTS इन प्रोकैरियोट्स, ये इसका काम करेगा। EF1 में भी है सेवरल एडिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज बॉन्ड बना लेगा, तो पेप्टाइडेशन हो जाएगा, वही ट्रांसफर एंजाइम जो होगा पेप्टाइल ट्रांसफरेज। EF2 क्या होगा, एनालोगस होगा EFU इन इकोलाई के। ठीक है, ये होगा इलोंगेशन फैक्टर। टर्मिनेशन सेम एज इन प्रोकैरियोट, राइबोसोम रिलीज इन अ नॉन प्रोकैरियोट। अब इसमें RF1 का खास मेन रोल नहीं होता, बट जस्ट एक्ट एज अ कैरियर कहा जाता है। कहीं कहीं पे ये भी होगा कि इसका कुछ रोल जो है वो अनक्लियर है। बस आप इतना याद रखो कि जो RF1 फैक्टर होगा वो एक कैरियर की तरह काम करेगा, वो GTP को लेकर आएगा। फिर अब जब वहाँ पर mRNA स्ट्रैंड पर RF2 RF3 आ गए, अब उसे पता लगे कि अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है टर्मिनेशन का स्टॉप होने वाला है। अब ये वाले स्टॉप कोडॉन आ गए, कौन कौन से होते हैं, UAA UAG UGA, कि अब ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। In eukaryotes, only one release factor RF1 is take place GTP to mRNA स्ट्रैंड पर लेके आएगा, EF2 उसको वहाँ साइड पर लेके आएगा, उसको टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस को। इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है यूकैरियोट्स का वो स्टॉप हो जाएगा। ये था पूरा टर्मिनेशन प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।